Myself, Dr. Anshuman Randana, Bharatiya Medical College, Assistant Professor in the Department of Arthroplasty and Physical Therapy। आज हम क्लास 1 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा साधारण रस, जो रस शास्त्र में महारसा और उपरसा के बाद में जो आता है रस आता है वो कहलाता है साधारण रस। और इस साधारण रस के अंतर्गत ये बताया गया है कि कपिलाश्च चापरो गौरी पाषाण नवसादर कपर्दो वनिचारश्च कीर्ति सिंदूर इंगुलो विद्याम छिंद वित्यष्टो साधारण रस स्मृता। मतलब रत्न के समुच्चय के अनुसार साधारण रस वर्ग में 8 द्रव्यों को माना गया। तो पहला जो द्रव्य है इसमें कंपिलक है, दूसरा गौरी पाषाण है, तीसरा नवसादर है, चौथा कपर्द है, पांचवा वनिजार है और छठवां है गिरिसिंधु और सातवां है इंगुल और आठवां है विद्याक्षर। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कंपिलक। तो पहला जो द्रव्य है कंपिलक, इसका संस्कृत नाम है कंपिलक, हिंदी नाम है कविला, लैटिन नाम है मेल्कस फिलिपिनिस मुएल और इसका जो पर्याय है कंपिलक, रक्तचूर्ण, निर्जन, रोजन, रक्तांग, चंद्र ऐसे। और इसका इतिहास जो बताया गया है कि प्राचीन चिकित्सा में प्राचीनतम ग्रंथ चरक चिकित्सा, चरक, सुश्रुत एवं अष्टांग हृदय आदि द्रव्यों में अनेक रोगों की चिकित्सा में प्रयोग करने के निर्देश है। रस शास्त्र के ग्रंथों में साधारण रस के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और प्राप्ति स्थान इसका जो है प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में वनस्पतिक फल रस के रूप में पाया जाता है और वर्तमान समय में भारत के अनेक स्थानों में विशेषकर हिमालय, कर्नाटक, मालाबार एवं गुजरात में उपलब्ध और विदेशों में ये बर्मा, सिंगापुर इत्यादि देशों में मिलता है। अब इसके बाद आता है वनस्पतिक परिचय। तो वनस्पतिक परिचय में ये बताया गया है कि वनस्पतिक कंपिलक जो है एक तरह से वृक्ष है, जो इसका जो डायमीटर जो बताई गई है वो है 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां 3 से 4 इंच लंबी लंबगोल एवं ऊपर से चमकदार होती है। वर्षा ऋतु के अंत में पुष्प एवं शीत ऋतु में फल लगता है। फूल छोटा व गुच्छों के रूप में होता है। फल छोटे बेल के आकार जो बसंत ऋतु के आरंभ में फलते हैं या पकते हैं। फल के छिलकों पर रक्तवर्ण का चमकीला महीन रजकण चिपका रहता है। इसके फल को पकाने के पश्चात तोड़कर सुखा लिया जाता है, फिर छिलकों को रगड़कर रजकण प्राप्त किया जाता है, इसे कंपिलक कहते हैं। अब आता है कंपिलक परीक्षा। कंपिलक की परीक्षा कैसे करते हैं? तो कंपिलक की परीक्षा करने के लिए यह बताया गया है जब हम ठंडे जल में इसके चूर्ण को हम डालते हैं तो वो अविलय होता है और गर्म जल में डालने पर ये अत्यल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये डिसॉल्व होता है। तो इसके चूर्ण को जल के ऊपर डालने पर तैरता रहता है, आग पर डालने पर बालू की तरह विस्फोट होता है और कंपिलक को भीगी या गीली अंगुली से चिपकाकर जब श्वेत कागज में जब हम इसको खींचते हैं या रगड़ते हैं तो वहां पे पीले रंग का एक लाइन खींचा या उस कागज को पीला कर देता है। तो ये स्पर्श में मृदु होता है। अब इसके बाद आता है कंपिलक में मिलावट। कंपिलक में मिलावट में ये बोला गया है कि जो कंपिलक हम लेते हैं, नॉर्मल जो कंपिलक हम अगर ओरिजिनल कंपिलक हम लेने गए तो उसमें उसके रजकण होते हैं। रजकण को और डिसॉल्व करने के लिए मतलब और इसको हैवी बनाने के लिए आजकल व्यापारी लोग इसमें स्टिका चूर्ण मिक्स करते हैं या मिट्टी को मिला ईंट के चूर्ण को मिला। तो इससे क्या होता है कि फल का रज होने के कारण इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। यह स्पर्श मृदु है, अत्यंत लघु होता है, लेकिन व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए स्टिका चूर्ण मिलाकर बेचते हैं, जिससे कंपिलक स्पर्श में कठिन, रुक्ष और भारी रहता है। जब इसकी हम परीक्षा करते हैं तो ये क्या होता है कि जब पानी में हम डालते हैं तो इसका जो इसमें स्टिका चूर्ण होने की वजह से स्टिका नीचे पानी की तरह बैठ जाता है और जो हल्के होने की कंपिलक जो हल्का होता है हल्के होने की वजह से वो पानी में तैरता है। तो जिससे क्या होता है जो कंपिलक ऊपर जो तैरता है उसको निथाल लिया जाता है। तो इसकी जो शोधन विधि जो बताई गई है कि स्टिका चूर्ण संकाश चंद्रिका अतिरेचना
स्वराष्ट्र देशाच्या उत्पन्न सह ही कंपिलक स्मृत। तो रसद समुच्चय के अनुसार ये बताया गया है कि इष्टिका, चूर्ण आदि कृत्रिम अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल से भरे हुए बाल्टी में डाल देते हैं, जिससे कंपिलक जल में तैरता रहता है और इष्टिका चूर्ण भारी होने की वजह से तल में बैठ जाता है। फिर ऊपर हुए तैरते हुए कंपिलक को अच्छी तरह से छान लिया जाता है। छानने के बाद उसे सुखा करके उसका औषधि प्रयोग में यूज किया जाता है। तो ये जो हमें कंपिलक प्राप्त होता है वो हो जाता है शुद्ध कंपिलक। तो इसका जो रासायनिक संगठन ये बताया गया है, केमिकल कंपोजिशन इसमें है रोलेटिन, पित्तवर्णीय मणिप्रिय द्रव्य मुख्य रूप से कंपिलक में होता है। रक्त पित्त का रेजिन, उड़नशील तेल होता है, शर्करा एवं टैनिन पाया जाता है। अब इसके बाद आता है कंपिलक के गुण। तो कंपिलक के गुण में ये बोला गया है पित्त वर्ण आत्मान विबंधहारी श्लेष्मोदर अधिकृमि गुणमहारी मुलाम शोक ज्वर शूली हाटी कंपिलिको रेच गला पहाड़। रसद समुच्चय 3/129 में ये बोला गया है कि यह दूषित पित्त, वर्ण, आत्मान, विबंध, दूषित कफ, उदर रोग, कृमि रोग, गुल्म, शोध, आमदोष, ज्वरस, शूलहर तथा विरेचन से शांत होने संपूर्ण रोगों का नाश करता है। और कंपिलक उत्तम कृमिघ्न द्रव दोषनाशक और बड़ रोधक होता है। और मात्रा जो बताई गई है इसकी 6 से 4 से 6 गुंजा, रेचन के लिए 3 से 6 मात्रा। और कंपिलक के योग, कंपिलक के जो मेन योग है वो है पटुलादि घृत, पटुलादि चूर्ण, बिंदु घृत, कृमिघातिनी गुटिका। अब इसके बाद आता है शंकर, जो दूसरी साधारण रसद के अंतर्गत है, जिसको हम बोलते हैं गौरी पाषाण। तो संस्कृत में इसको बोलते हैं गौरी पाषाण, हिंदी में बोलते हैं शंख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट आर्सेनिक या विट्रस। रासायनिक नाम है आर्सेनियस ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र As2O3, काठिन्य 3 to 4, विशिष्ट गुरुत्व इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 5.6 to 5.8, द्रव्यमान जो है जो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पर्याय में ये बोला गया है शंखमुषम, शंखविषम, गौरी पाषाणम, पाषाणगः तथा दारुमुषम, दारुमुषा, दारुमोचस्य मलका, विनाशमत भस्म संज्ञस्य सोमल संबलम तथा आकुपाषाणकम चेव रसज्ञ परिमित। मतलब शंखमुष, शंखवीर, गौरी पाषाण, दारुमोचक, मल्लक, विनाशमत सोमल, दारुमोचक, संबल आदि जो इसके पर्याय हैं वो गौरी पाषाण के पर्याय माने गए। तो इसका इतिहास में ये बोला गया है कि सर्वप्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान के अध्याय 1 में फिनाशमहरितालंचा द्वैत धातु विषय में मिलता है और पारदबंध आदि में उपयोगी होने से रस शास्त्र में इसका विशेष महत्व है और साधारण रस में रखा गया है। अब इसके बाद आता है प्राप्ति स्थान, ये कहाँ मिलता है? तो ये चीन, यूरोप या भारत में हजारीबाग, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के क्षेत्रों में माक्षिक आदि खनिजों के साथ मिलता है। तो परिचय इसमें बताया गया है, रासायनिक दृष्टि से संख्या में आर्सेनिक और ऑक्सीजन ये 2 तत्व पाए जाते हैं। यह अत्यंत शुभ्र वर्ण का स्फटिक या कांच के समान पारदर्शक होता है, खनिज रूप में अल्प मात्रा में मिलता है, इसलिए यह कृत्रिम रूप में बाजार में मिलता है। तो यह प्रायः गंध, लोह एवं ताम्र आदि धातुओं के खनिजों में मिश्रित होता है। अब इसके बाद आता है संख्या के भेद। तो संख्या के भेद जो रसद समुच्चय में 3 माने। तो गौरी पाषाण का पितो विकटो हत चूड़का स्फटिकाभश्च शंखाभो हरिद्रा वस्त्रय स्मित। तो स्फटिका अब श्वेतवर्ण या स्फटिका सदृश चमकीला, शंखाभ पीताभ श्वेतवर्ण, शंख सदृश, हरिद्रा पित्तवर्ण और हरिद्र सदृश। अब इसके बाद आता है सेकंड, इसमें एक और बताया गया है रसरंजनी के अनुसार कि मल्लस्तु द्विविधा प्रोक्तः श्वेतो अन्यो रक्त विशतता कृत्रिम श्वेत मल्लस्तु रक्तश्च कर संभव। रसरंजनी 11/132। रसरंजनी में वर्ण की दृष्टि से 2 भेद माने गए हैं, श्वेत, कृत्रिम, रक्त, खनिज। और उपयोग जो है चिकित्सा औषध शत्रुओं को विष से मारने हेतु, मक्खी मारने की दवा बनाने हेतु, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में औषध बनाने हेतु। तो अब इसके बाद आता है
संख्या की शोधन। तो संख्या का शोधन हम कैसे करें? तो संख्या का शोधन करने के लिए रसद समुच्चय में ये बताया गया है कि स्फटिका अभं श्रेष्ठम कालवल्ली फले छिपेत स्वेदेत इष्टिका हंडिका मध्ये शुद्धो भवति मुषक। तो आप संख्या को बड़े करेले के फल को चीरा लगाकर उसके मध्य में भरकर दोलयंत्र विधि से एक प्रहर स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध है। और इसका एक और मेथड बताया गया है, विपाकितम शंख विषम गव्य दुग्धेन वायामम शुद्धि मायात आत्मना। मतलब रस तरंगणी 11/1 में ये बोला गया है, गोदुग्ध में एक प्रहर स्वेदन या टंकण जल में संख्या का दोलयंत्र विधि से स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध है। अब इसके बाद है संख्या का मारण। तो संख्या का मारण कैसे कर सकते हैं? तो संख्या का मारण करने का विधि ये बताई गई है कि शुद्ध सोमल जो बोला गया है, सोमल यहाँ पे संख्या का पर्यायवाची शब्द है। तो शुद्ध सोमल को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर के राजमती के गल के मध्य रखकर शराब फूट कर सुखाने के पश्चात उपलों की अग्नि से पाक कर ये प्रक्रिया 7 बार फूट देने पर सोमल भस्म बन जाता है और ये कामोद्दीपक होता है। संख्या के गुण, तो ये गुड़ में स्निग्ध रसबंध कर विष के समान रस वेदकर होता है। और इसमें रस समुच्चय के अनुसार एक और बताया गया है, रसबंध कर स्निग्धो दोषज्ञो रस वेदक। और इसके बाद है दोषज्ञ का वात रोगनाशक, बिच्छू विषनाशक, श्लीपद, ज्वर, कामोद्दीपक, संधिवात, अग्निमार्ग और इत्यादि। तो संख्या की मात्रा कितनी बोलेगी? तो संख्या की मात्रा ये बोली गई है 1/120 रत्ती से लेकर के 1/30 रत्ती तक रस तरंगणी के अनुसार इसकी मात्रा बताई गई है। और संख्या की मात्रा का निर्माण, अगर हम किसी औषधि को आप दे रहे हैं, किसी औषध द्रव्य को दे रहे हैं और उसमें संख्या की मात्रा मिलानी है, संख्या की मात्रा कैसे देनी? तो एक रत्ती शुद्ध संख्या में 15 माशा मलिन चूर्ण मिलाकर अदरक सोडा से कलव में 3 दिन तक मर्दन करके एक रत्ती की गोली बनाकर प्राय साय एवं एक गोली रोग शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है संख्या का शत्रुपात। तो संख्या का शत्रुपात इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि यह आर्सेनिक और ऑक्सीजन का यौगिक बंध है और इसके कारण इसका सत्व हम निकालने की कोशिश करेंगे तो सत्व नहीं निकलेगा और ये अग्नि में तुरंत पकड़ लेगा। और मात्राधिक संख्या सेवन से हानि, तो संख्या तीव्र विष होने से एक रत्ती मात्रा में खाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसकी घातक मात्रा 1 रत्ती होती है। और संख्या विष प्रभाव का शमन उपाय कैसे करें? अगर हम किसी को संख्या विष दे देते हैं, गलती से हमने दे दिया तो उसका उपचार कैसे कर सकते हैं? तो उसके उपचार के लिए ये बताया गया है कि तुरंत उसको गोदुग्ध में गोघृत और मिश्री मिलाकर मिलाना चाहिए, टंकण का जली विलय पिलाना चाहिए और करेला फल सुरस निकाल कर पिलाना चाहिए। और इसका जो प्रमुख योग है, संख्या की प्रमुख जो प्रमुख योग जो माने गए हैं इसके समीपन रस, मल सिंदूर और सूचिका भरण रस। इस प्रकार साधारण रस के जो 2 महत्वपूर्ण द्रव्य है वो है कपिला और गौरी प्रसाद। इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है।